बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के किसान अनुदान पर कर सकते हैं उद्यानिकी खेती। लाह की खेती के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से ले सकते हैं कई लाभ। और चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 372। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में उद्यानिकी फसलों के चहुमुखी विकास और किसानों की आय में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से उद्यानिकी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान फल, फूल और सब्जी फसलों की खेती के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए उद्यान मित्र बीटीएम, एटीएम से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लाह की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कई लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और 1 दिवसीय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 100% अनुदान पर दावली, सिकेटर, स्क्रैपिंग नाइफ, स्प्रेयर, नायलॉन जाली, कीटनाशी दवा और लाह बीज का वितरण किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए सिद्धकोफेड रांची या जिला सहकारिता कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक खेती की उपज की मांग और इसकी कीमत बहुत अच्छी है। इस लिहाज से प्राकृतिक खेती आपके बेहतर आय का माध्यम बन सकता है। झारखंड राज्य इसके लिए उपयुक्त भी है और अनुकूल भी। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैविक खाद और जैविक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि अचानक से प्राकृतिक खेती शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों को बंद करना चाहिए। प्राकृतिक खेती के तहत जब भी किसान जुड़े तो एकाएक नहीं इसमें जुड़ना चाहिए। वो धीरे धीरे जो भी रासायनिक खाद और रासायनिक दवा को धीरे धीरे कम करें और प्राकृतिक उत्पाद को उसमें खेती के प्रणाली में अपना करें। और इसकी संभावनाएं जहाँ तक है, इसका संभावनाएं बहुत हैं। खासकर अपने प्रदेश में देखा जाए, झारखंड में इसकी अपार संभावनाएं, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन भी होता है और यहाँ पे रासायनिक खादों का व्यवहार भी कम होता है। और एक दृष्टि से पैसे यदि आय के दृष्टि से देखा जाए तो इसकी भी अपार संभावना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद के दाम अधिक होता है, जिससे किसान भाई को अच्छा। रबी दलहनी फसल चना की खेती के लिए 15 नवंबर तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में चना के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद 372 या KWR 108 या KPG 59 लगाएं। चना की बुआई में 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में KWR 108 और KPG 59 की उत्पादन क्षमता 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि पूसा 372 की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चना के ये तीनों उन्नत प्रभेद 130 से 135 दिन में तैयार हो जाते हैं। खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में बरूथी कीटों की रोकथाम कैसे करें। मिर्च फसल में बरूथी कीट के प्रकोप से उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए बर्टीमैक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, आपने देखा कृषि समाचार, साथ में मंडी का भाव भी जाना और 24 घंटे का तापमान भी जाना। तो अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली,
हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेशम कीट के पालन के बारे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप जानते ही हैं झारखंड में रेशम की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन आपको इसके दौरान जो क्या क्या सावधानी बरतेंगे हमारे किसान भाई, जिससे कि उन्हें कोई भी नुकसान ना हो और वो अधिक मुनाफा इससे कमा सके। तो आइए इससे विशेष तौर से हम जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। तसर रेशम कीट पालन एक ऐसा कृषि कार्य है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अतः इनके कीटों को पालते वक्त कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है, खासकर जब रेशम कीट उत्तरावस्था में होते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ कीटों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि रेशम का उत्पादन भी बढ़ता है। उत्तरावस्था के कीट जब 75% पेड़ों के पत्तों को खा लेते हैं, तभी उनका दूसरे पेड़ों पर स्थानांतरण करना चाहिए। इस दौरान रेशम कीटों पर थोड़ी हल्दी, चूने तथा ब्लीचिंग पाउडर का मात्रा अनुसार छिड़काव कर देना चाहिए। इससे उनमें बीमारी की संभावना कम जाती है। आज हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल मित्तल जी।
जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तरावस्त तसर रेशम कीट के पालन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के मेहमान डॉक्टर विशाल मित्तल जी का। जो उत्तरावस्था होती है उसको आप ऐसे समझ लीजिए, उत्तरावस्था जो होता है कीड़े का टोटल पूरा जो है 5 अवस्था होता है, उसमें जो 5 अवस्था में जो तीसरा चौथा 5वां अवस्था होता है उसको उत्तरावस्था कहते हैं। तो उस उत्तरावस्था जो होता है उसके दौरान जो कीट पालन के अंदर क्या सावधानी है उसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ बताऊँगा। उत्तरावस्था में के दौरान जो है कीट पालन में क्या देखते हैं कि जो हमारे पेड़ों पर कीड़ा चढ़ा हुआ है वो कीड़ा जो है 75% जब तक उसका पत्ता समाप्त नहीं होता है, जब तक उसको हम लोग स्थानांतरण नहीं करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। जब 75% पत्ता समाप्त हो जाता है तो ही कीड़ों का उसका स्थानांतरण करते हैं। और स्थानांतरण करते समय एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कीड़ों का स्थानांतरण करते हैं उसमें जो कीड़े का जो पीछे वाला भाग है उससे उसको पकड़ के छुटाते हैं और एक जो है टहनी में सारे कीड़ों को जो है रख लेते हैं। उसके बाद जब कीड़ों का स्थानांतरण करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और चूना जो होता है, चूना और ब्लीचिंग पाउडर उसका 9:1 का मिश्रण लेके थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं और उसके ऊपर जो कीड़े के ऊपर उसको छिड़काव कर देते हैं डस्ट के रूप में। तो डस्ट के रूप में छिड़काव करने से जब एक पेड़ से दूसरे के पेड़ के ऊपर वो जाएगा तो उससे जो डिसइंफेक्शन रहेगा और बीमारी का चांस कम रहेगा। तो इस तरह से हम उसको स्थानांतरण करते हैं। और स्थानांतरण करते समय हम ये भी एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जिस पेड़ पे हम स्थानांतरण कर रहे हैं उस पेड़ को पहले से हम जो है थोड़ा सा हिला देते हैं, उसको साफ़ सफाई कर देते हैं। सूखा पत्ता है, कोई मकड़ी है, मकोड़ा है, कोई दूसरा प्रीडेटर है, उसको भी हम लोग जो है हटा देते हैं उसको हिला के, ताकि उस पर जो है कोई प्रकोप जो है स्थानांतरण जो कीड़ा कर रहे हैं उसका ना हो। उत्तरावस्थ रेशम कीट पालन के दौरान ये भी ध्यान देना चाहिए, यदि किसी रेशम कीट में किसी तरह का रोग लग गया है या फिर कीट मर गया है या संक्रमित हो गया है तो उस दौरान प्रीडेटर्स को हटा दें तथा रेशम कीट को हटाकर उसे गड्ढे में दबा दें। इससे स्वस्थ रेशम कीटों पर संक्रमण का खतरा नहीं होता। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो उत्तरावस्था में कीट पालन के दौरान जो कीड़ा मर गया है, बीमारी कोई लग गया है ये, या कोई जो है उसमें जो है अटैक हो गया है किसी उसका प्रीडेटर का, तो जो प्रीडेटर वगैरह है उसको हटा देते हैं। साथ ही साथ जो कीड़ा मरा हुआ है, कोई वायरल डिजीज लगा है, बैक्टीरियल लगा है, उसको वहाँ से कीड़े को हटा देते हैं और किसी गड्ढे में जो है उसको रोज़ उसको जो है दबा देते हैं, उसको गाड़ देते हैं, ताकि उसका जो संक्रमण है वो दूसरे कीड़ों पे जो है ना फैले। इसके बाद हमें उन्हीं पेड़ों पर उत्तरावस्थ रेशम कीटों का स्थानांतरण करना चाहिए जहां 75% पत्ते हों। फिर ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक ही पेड़ पर ज्यादा रेशम कीट ना हों। जो उत्तरावस्था में जो कीड़े होते हैं उसको जो है ये ध्यान रखते हैं कि एक पेड़ पे जो है ज़्यादा घना कीड़ा ना हो, उसका हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि पेड़ छोटा है बड़ा है, हम इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 75% पत्ता उसमें होना चाहिए। अगर जो 75% से ज़्यादा पत्ता नहीं है, खत्म हो गया, तो ही उसमें कीड़ों का स्थानांतरण हम लोग करते हैं। किसान भाइयों, उत्तरावस्थ कीट पालन के दौरान यदि किसी तरह की बीमारी आ रही है तो ऐसी स्थिति में 0.01% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा LSM तथा जीवन सुधा का भी उपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि वे चूने तथा ब्लीचिंग पाउडर का भी फील्ड में छिड़काव कर दें। इससे बीमारियों का खतरा कम जाता है। यदि किसान भाई ये देखते हैं कि कुछ फील्ड के अंदर बीमारी आ रहा है, कीड़ों में बीमारी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0.01% सोडियम हाइपोक्लोराइड और हमारे संस्थान से बना हुआ LSM है जो कि बैक्टीरियल डिजीज में काम आता है। इसके अलावा हमारे संस्थान में जीवन सुधा बना हुआ है, हम लोग उसको भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 दिन के अंतराल के दौरान अब बीच बीच में जो है हमारा जो पूरा फील्ड है उसकी साफ़ सफाई करते हुए उसमें चूना ब्लीचिंग का जो है थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं डस्टिंग के रूप में, ताकि उस फील्ड में जो है पूरा डिसइंफेक्शन बना रहे और उसमें कोई भी बीमारी जो है नहीं आ पाए। इस अवस्था में जब कीड़े ककून बनाने लगते हैं तो किसान भाइयों को ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है कि पेड़ों पर कम से कम 30 से 40% पत्ते मौजूद हों। इसके अलावा जब कीड़ा ककून बना लेता है तो उसे 8 से 10 दिनों तक पेड़ों पर ही रहने देना चाहिए। फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर उसे धूप में सुखाकर उसकी माला बनाकर भंडार में रखना चाहिए। जब कीड़ा कोकून बनाने लगता है तो उस समय जब ये कीड़े हमको ये ध्यान देना होगा कि कम से कम उसमें 30 से 40% पत्ता होना ज़रूरी है, ताकि वो उसमें पत्तों को जोड़ के मोड़ के उसमें कोकून बना सके। जब कीड़ा कोकून बनाता है तो वो पत्तों को लिपेट के कोकून बनाता है। और आपको एक चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे कि जो कीड़ा कोकून बनाता है वो लगभग 1.5 किलोमीटर का जो धागा है रेशम का, उससे अपना कोकून बनाता है और उसके अंदर अपने को कैद कर लेता है।
और जब कीड़ा कोकून बना लेता है उससे करीब 8 से 10 दिन तक वो जो है हम उसको जो कोकून है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको पेड़ पे ही रहने देते हैं। और 8 से 10 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस कोकून को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हम उसको हार्वेस्ट करने के बाद 2 से 3 दिन उसको हम जो है धूप में भी सुखाते हैं, ताकि धूप में सुखाने के बाद वो जो कोकून है अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद हम उस कोकून की जो है माला बना लेते हैं, और माला बनाने के बाद उसको हम जो है एक जो ग्रेनेज होता है कमरा, उसमें लाके जो है टांग देते हैं, ताकि कोकून जो है स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। कीट पालन के दौरान इनमें वायरोसिस तथा बैक्टीरियोसिस बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इनसे बचाव के लिए अनुशंसित दवा का छिड़काव करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जो आप देखते हैं कि कीट पालन के दौरान बीमारी कीड़े में आपको दिखाई देती है, बीमारी इसमें जनरली जो है फील्ड में 3 प्रकार की बीमारी दिखाई देती है। एक बीमारी दिखाई देती है वायरोसिस की। वायरोसिस में क्या होता है कि कीड़ा जो है अपनी जो उसकी लेग होती है प्रो लेग, उससे उल्टा जो लटक जाता है, और वो उसको बोलते हैं वायरोसिस। और जो आपका बैक्टीरियोसिस होता है उसको जो उसमें बीमारी का जो लक्षण होता है वो कीड़े में होता है, उसकी जो रेक्टम होती है वो बाहर आ जाती है, या वो कीड़ा उल्टी करने लगता है। यदि आप इस तरह का ये सिम्टम देखते हैं मान लो फील्ड में, तो जो वायरोसिस वाली बीमारी मैंने आपको बताई, उसके लिए हम लोगों के संस्थान से एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है डेवलप हुआ है, जीवन सुधा। हम वो जीवन सुधा का स्प्रे करने से हम जो है वो जो बीमारी वाले कीड़े हैं या जो बीमारी जिन कीड़ों में आ सकती है उसका बचाव कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि यदि कोई भी आप बीमारी वाले कीड़े देखते हैं तो हम उन बीमारी वाले कीड़ों को वहाँ से पेड़ पे से छाट के उनको पकड़कर उनको उठाकर किसी गड्ढे में जो है उसको दबा देते हैं। साथ ही जो बैक्टीरियल डिजीज़ देखते हैं, मान लो उल्टी कर रहा है कीड़ा या उसका जो है क्या नाम है रेक्टम बाहर आ गया है, तो उसके लिए हमारे संस्थान से एक प्रोडक्ट बनाए LSM लीफ सरफेस माइक्रोस्कोप का, तो हम जो है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो आ गई है उसको हम उसको जो है रोक सकें और अन्य कीड़ों में उसका जो है उपचार हम उसका कर सकें। इस तरह से उत्तरावस्थ तसर रेशम कीट पालन के दौरान यदि किसान भाई कुछ सावधानियां बरतें तो वे रेशम का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रशिक्षण, क्योंकि आप जैसे भी वो पशु ले आते हैं और ले आकर उनका रखरखाव सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां आज हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर थानेश्वर राव, जो हमें जानकारी देंगे कि पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पशु ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनसे हमें पोषण सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही साथ इनसे व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। पशुपालन से यदि अत्यधिक लाभ कमाना है तो किसान भाइयों को इनका पालन वैज्ञानिक विधि से करना होगा और इसके लिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसी से उन्हें पशुओं के रखरखाव तथा खान पान का ज्ञात होता है। प्रशिक्षण में पशुपालक ये भी समझते हैं कि स्वस्थ पशु तथा अस्वस्थ पशु में क्या अंतर है तथा उसका प्रबंधन कैसे करना है। इसमें उन्हें पशुओं के शरीर का तापमान कब कैसा होना चाहिए उसकी भी जानकारी मिलती है। पशुपालन का अधिकतम लाभ हमारे पशुपालक भाई बहन तभी ले सकते हैं जब वो वैज्ञानिक पद्धति से अपना पशुपालन का कार्य को करें। वैज्ञानिक पद्धति को जानने के लिए प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, भूमिका। कैसे कि पशुओं को रख रखाव कैसे करना चाहिए। नंबर 1, एक आदमी कितना पशुओं का पालन अच्छी तरह से करने के लिए समर्थ है, यह भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखेंगे कि पशुपालन में जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में क्या प्रमुख अंतर होता है और इसका प्रबंधन कैसे करना है। तो देखेंगे कि जब किसान भाई बहन जाएंगे पशुपालन में प्रशिक्षण के लिए तो उनको पता चलता है कि इनका एक किसी नॉर्मल टेम्परेचर के लिए 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो रेक्टल टेम्परेचर होता है या नॉर्मल है, और हाई टेम्परेचर 103 के बाद होगा। अत्यधिक ज्वर बुखार जो है 105 जाएगा। यह तो हो गया हाई टेम्परेचर। इसी प्रकार जब वो ट्रेनिंग पे जाएंगे तब वो पता चलेगा कि कभी कभी जो पशुओं के अंदर जो दुधारू पशु होती है, जो
बच्चे का जन्म दिया उसके बाद बैठ गई है, तो वो हाइपोकैल्सीमिया है, उसमें क्या होता है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यह भी सीन है। तो इस पे बॉडी टेम्परेचर कम है, किसी में ज़्यादा है। पशुपालक भाई जब पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उनमें से कई पशुओं की चाल सुस्त होती है तथा वे पीछे चलते हैं। कईयों के चेहरे तथा चमड़े की चमक में कमी होती है, तो ऐसे पशुओं में रोग की संभावना होती है। यदि पशुपालक भाई पशुपालन का प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें यह समझने में परेशानी नहीं होगी कि पशुओं में रोग है या नहीं। इसके माध्यम से वे समझ सकते हैं कि पशुओं के सामान्य और असामान्य क्रियाकलाप क्या हैं। हार्ड एक्टिविटी ये में हम ये देखेंगे कि जो पशु सबसे पीछे चल रहा है, जिसका चेहरे में चमक नहीं है, चमड़े में चमक नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार का रोग है, तो प्रशिक्षण जाने पे ही पता चलता है कि नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या है। तो ये एक्टिविटी का पहचान से पता चल रहा है कि पशु स्वस्थ है कि नहीं, तो ये प्रशिक्षण से ही पता चलेगा। या हार्ड में अगर जानवर रखे हैं दुधारुओं के लिए, तो 10 जानवर के लिए 1 मजदूर चाहिए, इसकी जानकारी है। आप देखेंगे कि अगर कोई 10 से 12, 15 रखे हुए हैं और 1 मजदूर है, तो उस पर क्या होगा कि किसान को घाटा होगा। तो उसको समझना होगा कि भाई अगर 10-10 का रेशियो पे चल रहे हैं तो हमको अपना वर्कफोर्स बढ़ाना है। कोई किसान यदि कुक्कुट पालन कर रहे हैं तो उन्हें कब कौन सी वैक्सीन कहां देनी है, इसकी जानकारी भी प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है। इसी तरह से सूकर पालन में भी कौन सी नस्ल का चुनाव करना बेहतर होता है, ये प्रशिक्षण से ही जान सकते हैं। इसी प्रकार से कुक्कुट पालन में भी प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल जानना इंपॉर्टेंट है, कैसा वैक्सीन लगेगा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, मांस में कब लगेगा, क्या उसका शेड्यूल है। तो लेयर का पालन कैसे करेंगे, ब्रॉयलर का पालन कैसे करेंगे, तो ये प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। सूकर पालन के लिए भी अगर पशुपालक जाते हैं तो उन्हें जाने के बाद पता चलेगा कि सूकर पालन के लिए नस्लों का चयन कैसे करना है, उनका निडल टीथ कैसे काटना है बच्चों का, और मीटिंग कब कराना है, कि एक साल में हम कितना ले सकते हैं, और एक जानवर से हम कितना समय तक हम उससे बच्चे का उत्पादन ले सकते हैं, अब कब हमको कलिंग लेवल में जाना है। तो ये बहुत प्रकार की जानकारियाँ जो हैं, जब किसान जाएंगे तब उनको समझ में आता है कि ये वैज्ञानिक है, हमको हटा देना है, कब बेचना है, कब नया लाना है। तो इनका जानकारी संभवतः वो तभी ले पाएंगे जब वो संस्थागत प्रशिक्षण पे जाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर पशुपालन करते हैं तो पशुओं की संपूर्ण क्षमता का आप उपयोग कर सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में पशुपालन के प्रशिक्षण के लिए प्रखंड स्तर से ही व्यवस्था की गई है। आप आवश्यकता अनुसार आवेदन भरकर पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पशु चिकित्सा पदाधिकारी इसमें आवेदन के अनुसार ये तय करते हैं कि आपका प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय में होगा या फिर रांची के आरडी कार्यालय में होगा। इसके अलावा किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाए गए पशु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भी सालों भर पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान भाई यहाँ से भी पशुपालन की बारीकियां सीख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा सभी के पशुपालक भाई बहनों को कि हमारे राज्य झारखंड पे पशुपालन में प्रशिक्षण का कार्य के लिए आवेदन जो है प्रखंड स्तर में भी इसका इंतजाम किया हुआ है। प्रखंड स्तर में क्या है कि पशुपालक भाई बहन अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके अपना आवश्यकताएं को बताएंगे कि मुझे पशुपालन का प्रशिक्षण लेना है, और अपना वह इच्छा का व्यक्ति करेंगे कि वो गौ पालन में प्रशिक्षण चाहते हैं, बकरी पालन में चाहते हैं, सूकर पालन, कुक्कुट पालन किस में चाहते हैं। तो वह उनको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को वो उसमें अपनी नियमित जानकारी जो होती हैं, जिनमें उनका नाम, पता, शैक्षणिक योग्यताएं, उनको भर के वो उसको देंगे, और उस फॉर्म को भर करके वह पशु चिकित्सा पदाधिकारी को देंगे। और वह उसके बाद वह कार्य वो पदाधिकारी का होता है कि वह प्रशिक्षण का जो भी नॉर्म्स चयन प्रक्रिया को पूरा करके उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका प्रशिक्षण आपका रीजनल डायरेक्ट क्षेत्रीय पशुपालन कार्यालय पे होगा या रांची का जो ट्रेनिंग सेंटर है आरडी ऑफिस यहाँ होगा। ये 2 जगह होता है हर जगह पूरे झारखंड में। इसके अलावा
जो केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, इनमें भी समय समय पे पशु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है। तो जो भी आपके नज़दीकी का किसान विकास विज्ञान केंद्र है उसमें जाएं, जानकारी लें। वहाँ जो पशुपालक होंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनसे भी जानकारी मिल सकती है, या पीसी से, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से भी जाकर के आप जानकारी ले लें कि आपके प्रशिक्षण का अवधि कब है, कब से कब है और कब शुरू हो रहा है, इनकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पे पशुपालन का प्रशिक्षण सालों भर चलता रहता है। 10 दिनों की प्रशिक्षण होती है। इस पे रहने का इंतज़ाम हमारा कृषक भवन में है और प्रशिक्षण की अवधि 10 दिनों की होती है। जो कोई भी पशुपालक जिनको प्रशिक्षण प्राप्त करना है वह महीने का 3 दिन, 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख, ये 3 दिन में सीधा पहुँचे। एक आवेदन पत्र पशु पालन प्रसार विभाग में आवेदन दे करके एडमिशन ले लें और उसी दिन से 10 दिनों की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। 10 दिनों के बाद उनका एक परीक्षा होगा जिससे यह पता चलेगा कि वह किसान प्रशिक्षण सही प्रकार से प्राप्त किया है कि नहीं। उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा कि ये इन्होंने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। पशुओं का प्रशिक्षण उनके स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसके माध्यम से पशुओं के स्वाभाविक गुणों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इससे पशुओं को तो स्वास्थ्य लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ पशुपालक भी इससे आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। आशा करती हूँ दर्शकों आज का जो हमने आपको कार्यक्रम दिखाया वो काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही कार्यक्रम हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो उठाइए कागज और कलम और लिख डालिए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। नमस्कार, जोहार।